हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज चरणप्रीत सिंह। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं क्लास 12th का एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपकी थर्ड बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 है। ये थोड़ा सा लेंथी है, बोरिंग लगता है बच्चों को, इसलिए उसके मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो बनाने की प्लानिंग की है। इसमें एक मैं लेकर आया हूँ, सबसे पहले आपके लिए बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट बेसिकली जो बच्चे बिल्कुल थोड़ा सा भी पढ़े नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ मैं कि आपने सबने बैलेंस शीट बनाई है और बैलेंस शीट का आपको फॉर्मेट मालूम है, वही वाला एसेट लायबिलिटीज वाला। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ भी कर देता हूँ, आपको मालूम होना चाहिए थोड़ा सा। इसमें कर देता हूँ, वन साइड इज लायबिलिटी, दैट इज अमाउंट, एसेट और अमाउंट। अभी तक आपने जो बैलेंस शीट पढ़ी है वो ऐसे वाली आपने स्टडी की है पार्टनरशिप में, प्रोप्राइटरशिप में। लेकिन अब जो है वो कंपनीज की बैलेंस शीट, ये ध्यान रखें, कंपनीज की बैलेंस शीट है, इसका नाम है पार्ट 1 शेड्यूल 3। ठीक है, तो कंपनीज की बैलेंस शीट में इस तरीके से लायबिलिटी एसेट्स नहीं होती है। पहली बात तो मैं आपको ये समझा दूं, इसमें जो एसेट लायबिलिटी होती हैं इस तरीके से नहीं होती हैं। इसमें जो एसेट लायबिलिटीज होती हैं वो वर्टिकल शेप में होती हैं। जैसे ऊपर आपका होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, जो मैंने पहला हेड यहां पर बनाया हुआ ये वाला, और इसको बाद इसके कुछ ऐड होने के बाद यहां पर टोटल हो जाएगा इसका, और यहां से ये एसेट शुरू हो जाएगी नीचे से। कोई बड़ी बात नहीं है इतनी, यहां टोटल हो जाएगा। पहले आप ये समझिए, मेन बात जो है कि ये वर्टिकल फॉर्म में है, सीधी सीधी है। एसेट यहां से उठकर यहां नीचे आ गई, बस खाली इतनी फर्क है। जो बच्चों को फॉर्म लगती है कैसी बैलेंस शीट है, मैंने आपको पहले समझा दिया। थोड़े से टॉपिक्स हैं, मैं आपको क्लियर करता हूं उसके, ठीक है, जो उसके थोड़े पॉइंट्स हैं बीच में। अब है क्या इसमें, जो आपकी ये जो बैलेंस शीट है इसमें बहुत सिंपल सी बात है। वो देखिए कि सबसे पहले हम लोगों को इक्विटी एंड लायबिलिटीज का हेड होता है। मेन दो हेड हैं, एक इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नीचे एक आएगा एसेट्स का। ठीक है, तो अभी एसेट्स की बात नहीं हो रही है, अभी मैं सिर्फ बहुत आराम से करेंगे इसको, छोटी छोटी वीडियो बना के। मैंने इक्विटी लायबिलिटी में बस मैंने दो हेड ले लिए हैं, ए और बी। एक शेयर कैपिटल का हेड है और एक आपका रिजर्व एंड सरप्लस का हेड है। ठीक है, शेयर कैपिटल आपने चैप्टर अगर पढ़ लिया है कंपनी अकाउंट्स में तो आपको जानकारी काफी अच्छी होगी, अगर नहीं पता है तो मैं ऐसे बता रहा हूं आपको। शेयर कैपिटल बेसिकली कैपिटल ही है कंपनी की, जो कंपनी शेयर इशू करके कैपिटल मंगाती है, जो आपने शेयर कैपिटल पढ़ा भी होगा। कंपनियां हैं, ज्यादा पैसा लेती हैं लोगों से, तो अपना पैसा इतना किसी के पास नहीं होता, तो पब्लिक का पैसा यूज करती हैं, तो उसके फॉर्म में उनको शेयर देती हैं, मतलब उनको हिस्सा देती हैं अपनी कंपनी में। सीधी सी बात है कि भाई मुझे पैसे दे दे, मेरी कंपनी में एक हिस्सेदार बन जा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल की बात हो रही है। अब शेयर कैपिटल की कुछ नाम है, शेयर कैपिटल की भी कैटेगरी है। जैसे ये कैटेगरी मैंने आपको बताता हूं अभी, जैसे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको अभी 2 मिनट में क्लियर कर देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, ये क्या होता है? ऑथोराइज्ड का मतलब वेरी सिंपल होता है, जब कंपनी बनाते हैं ना हम लोग, तो कंपनी बनाने के लिए हमें किसी प्रोफेशनल का सहारा लेना पड़ता है। कंपनी आप घर बैठ के बना सकते हैं। जैसे मेरा एक बिजनेस है, मतलब कंपनी समझ लो क्या होती है। कंपनी एक बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होता है, बस जैसे आपकी मकान की रजिस्ट्री होती है ना, ऐसे ही कंपनी एक आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होता है। बिजनेस मेरा वही चल रहा है, मेरी वही दुकान है, मेरा वही फैक्ट्री है, मेरी वही सब कुछ है, लेकिन सिर्फ ये है कि कंपनी जो है उसको मैंने बनाने के लिए, मतलब कहने का मैंने थोड़ा उसका बड़ा रूप करना है, थोड़ा उसको मैंने लीगल पहचान देनी है, बड़ी सारी चीजें हैं, वो यहाँ डिटेल नहीं कर सकते सारा कुछ। तो जब कंपनी बनाते हैं उसके लिए हम बेसिकली हम जाते हैं कंपनी सेक्रेटरी के पास, सीएस के पास। तो सीएस करता क्या है, वो हमसे पूछता है कि आपको कितनी ऑथोराइज कैपिटल की कंपनी बनानी है। अब ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मार्केट में मैंने अपने शेयर इशू करने हैं, लोगों से पैसा मंगवाना है, सीधी सी बात है कि लोगों शेयर वाला हिस्सा, मैंने हिस्सा बढ़वाना है आपका, तो लोगों को मैंने कहना है कि भैया मेरे यहाँ हिस्सा डालो और मेरे यहाँ साथ मालिक बन जाओ, तुम भी कमाओ मैं भी कमाऊंगा। यही शेयर होता है, शेयर क्या होता है? तो कंपनी सीएस मुझसे पूछेगा कि सर आपको कितनी ऑथराइज कैपिटल की कंपनी बनानी है। ऑथराइज कैपिटल के अकॉर्डिंग कंपनी की फीस होती है, ठीक है, जितनी ज्यादा ऑथराइज उतनी ज्यादा फीस। ऑथराइज का मतलब ये पैसे नहीं होते, ये सिर्फ हमें गवर्नमेंट से एक परमिशन मिल जाती है। परमिशन मतलब जैसे मान लीजिए किसी बंदे ने 1 करोड़ रुपए से ऑथराइज कैपिटल से कंपनी बनवा दी, तो उसके पास ये परमिशन है कि वो पब्लिक से 1 करोड़ रुपया कभी भी ले सकता है, शेयर की फॉर्म में इशू करके ले लेगा आराम से। इसका मतलब होता है ऑथराइज, मतलब कभी भी ले सकता है, पैसे नहीं है, ये सिर्फ एक
लिखा हुआ क्लॉज है, बस खाली आपकी मेमोरेंडम में ऑथराइज कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद है इशूड कैपिटल। इशूड का मतलब जैसे मान लो मेरी 1 करोड़ की कैपिटल है और मान लो मेरा 10 रुपए का शेयर है, ये सब आपने थोड़ा पढ़ा ही होगा, तो 10 रुपए में अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 10 लाख शेयर आ जाएंगे, 10 लाख शेयर में इशू कर, 10 लाख इंटू 10 1 करोड़ हो जाएगा। तो 10 लाख शेयर मेरे पास है बिकने के लिए तैयार, मैं जब चाहे बेच दूं बाजार में। तो मैंने अभी 10 लाख में से 2 लाख ही बेचने हैं, मैंने बाकी बेचने नहीं है। तो जो मैं 2 लाख शेयर इशू करूंगा ना मार्केट में, बिकने के लिए भेजूंगा, शेयर्स को बिकने के लिए भेजूंगा बाजार में, तो उसे बोलेंगे हम इशूड कैपिटल, यानी कि 2 लाख शेयर्स इंटू 10, यानी कि मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत है अभी, बस ये हो गई इशूड कैपिटल। अभी इशू हुए हैं, लोगों ने पैसे नहीं दिए, अभी नहीं दिए बस। सब्सक्राइब, लोगों ने शेयर को सब्सक्राइब कर लिया, ले लिया जी, ठीक है, कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस को मान लिया, सब कुछ सही है। अब आती है बात कॉल्ड अप पेड अप पे। कॉल्ड अप पेड अप क्या होता है? असली जो पैसे होते हैं वो ये पेड अप होते हैं। कॉल्ड अप क्या होता है कि कंपनी कहती है कि भाई ऐसा है कि अब हमें पैसे भेजने शुरू करो। जिन बच्चों ने शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ा है पता ही होगा, 2 रुपए भेजो, 3 रुपए भेजो, 4 रुपए भेजो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे। अब कंपनी ने अपनी इंस्टॉलमेंट शुरू कर दी कि भैया 20 लाख में पहले 5 लाख मंगा लिया, 1 महीने बाद फिर 5 मंगा लिया, फिर 2 मंगा लिया, फिर 3 मंगा लिया, वो कंपनी का डिस्क्रिप्शन है, जैसे मर्जी करें, ठीक है। तो हमने मान लिया और कॉल्ड अप पैसा मंगाया और पेड अप आपने दे दिया, पैसे दे दिया, कहानी खत्म, आपकी लायबिलिटी खत्म, कंपनी का पैसा पहुंच गया, अब आपको वहां पे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो ये थी सारी डिटेल शेयर कैपिटल की। कितनी होगी? ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप। बिल्कुल सिंपल सी बात है। कोई प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दो या मुझे व्हाट्सएप पे अपना नंबर दे दिया मैंने ऊपर आपको, आराम से, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड हेड है, इसमें यहां पर हम 2 ही हेड डिस्कस करेंगे और कोई हेड नहीं है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। रिजर्व सरप्लस का, रिजर्व सरप्लस में देखो कितने रिजर्व है आपके, देखो 1 कैपिटल रिजर्व, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इससे चीज याद रहती है, नाम से कहते हैं जैसे बाजार जाते हैं कितनी चीज लानी है, 8 चीज लानी है, तो याद रहती है कौन सी चीज, ठीक है। 8 लिखे हुए आपकी बुक में जो सामने आपके लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे देखिए कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व का मतलब ये होता है कि कैपिटल गेन्स, यानी कि देखो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट आपने पढ़े होंगे, प्रॉफिट में और गेन में क्या फर्क होता है। गेन जो होता है, जैसे मान लीजिए आप अपनी दुकान में बैठे हो, सामान बेचते हो, आपको पैसे आते हैं, प्रॉफिट बचता है, तो वो प्रॉफिट है। आपने अपनी दुकान की कीमत सोची थी कि मेरे पास 2 दुकानें हैं, मेरी दुकान की कीमत है 10 लाख की, 10 लाख की कीमत है, 20 लाख की दुकान है मेरी, उसमें से आपकी एक दुकान 20 लाख की बिक गई, तो वो गेन है एकदम से जो मार्केट में हो गया, ठीक है। तो जैसे आपने कैपिटल गेन की, मैं कैपिटल रिजर्व की बात कर रहा हूं, कैपिटल जब आपने निकाला है शेयर में भी, अब शेयर जब आप इशू करते हो पता तो होता नहीं कितने का बिकना है, वो जिन बच्चों ने शेयर कैपिटल पढ़ी है उसकी बात करता हूं मैं। तो आपने शेयर 7 का बिक जाए, 6 का बिक जाए, 4 का बिक जाए, उसमें आपको पैसे बच जाते हैं ना, शेयर फॉरफिट करते हो, फिर बेचते हो, लॉस को एडजस्ट करते हो, बाद में कैपिटल रिजर्व बन जाता है। ऐसे कोई बिल्डिंग बेच लो, कोई जमीन बेच लो, जितनी भी कैपिटल नेचर की एसेट्स हैं उनको बेच के जो प्रॉफिट कमाओगे वो सारे कैपिटल गेन होंगे और कैपिटल रिजर्व में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है, जो कह सकते हैं कि हमारे गेन्स हैं, प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट हमारे रोजमर्रा के काम से होता है, जो रूटीन वर्क होता है, यानी कि ऑपरेशनल वर्क जिसे कहते हैं, ऑपरेशन से जो हमें होता है वो प्रॉफिट होता है। अगला आ गया कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, इसका मतलब ये होता है कि मैंने कैपिटल जैसे लोगों से मंगवाई थी ना, उसी तरीके से मैं उन लोगों को पैसे वापस करना चाहता हूं, ठीक है। मुझे अब ये कि आज मैंने पैसा मंगवा लिया, तो मैं अब कुछ टाइम पैसा मैंने यूज किया, यूज करने के बाद उस पैसे को मैंने कहा अब इनका पैसा वापस कर देते हैं भैया, अब अपने पैसे लो और जाओ, मुझे फ्री करो, मैं अब अपना मालिक बन गया जो मैंने बनना था, ठीक है। तो कैपिटल रिडेम्पशन, रिडेम्पशन मतलब वापसी, वापसी के लिए जो रिजर्व बनाया जाता है उसे बोलते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। जैसे पहले शेयर इशू किए, मैंने जैसे आपसे कहा भी लाओ 5 लाख रुपए दो, मैंने यूज करे, प्रॉफिट्स कमाए खूब, आपको भी कमाए, उसके बाद मैंने कहा कि लो 5 लाख अपना लो जाओ भैया अपने घर जाओ। तो उसके लिए भी कंपनी को पहले रिजर्व के कुछ लॉज होते हैं, कंपनी को कानून अप्लाई होते हैं। कंपनी एक्ट इतना बड़ा, कंपनी को पहले रिजर्व बनाने पड़ते हैं, अपनी बैलेंस शीट में दिखाने पड़ते हैं, अब हम कैपिटल की वापसी करने जा रहे हैं, शुरू करने वाले हैं, तो पहले गवर्नमेंट को शो करना होता है, ठीक है। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व ये होता है कैपिटल को वापसी के लिए, सीधी सी बात है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्या होता है?
आपने पढ़ा है, मैं फिर कोई बात कहूंगा कि जो शेयर कैपिटल बच्चों ने पढ़ी है कि आप जब फेस वैल्यू से ज्यादा शेयर बेचते हो, 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में बेच दिया, तो 2 रुपए जो आते हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के होते हैं, वो आपको जानकारी पूरी है, ठीक है? नहीं पता तो पूछ लूंगा। डिबेंचर डिबेंचर रिजर्व ये बिल्कुल इसका ही भाई है। जैसे कैपिटल को वापस करना है, कैपिटल मतलब इक्विटी वापस करनी है, डिबेंचर मतलब पहले डिबेंचर इशू किए थे, लोगों से पैसा लिया था डिबेंचर इशू करके, यानी कि लोन लिया था एक तरीके का, दिस इज दैट इंस्ट्रूमेंट। लोगों को आपने डिबेंचर इशू किए थे, उनसे पैसा आया था, वो पैसा यूज किया, उनको इंटरेस्ट देते थे जब तक वापस नहीं किया। अब कहा कि चलो इनका डिबेंचर, इनका पैसा वापस करो, इनसे अपने डिबेंचर वापस लो, अब इनके कर्जे से हम मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, ठीक है? दिस इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। उसके लिए रिजर्व बना लिया पहले हमने कि पैसा दे कहीं देंगे ना, प्रॉफिट में से बनाएंगे रिजर्व सारा, ये सब रिजर्व प्रॉफिट में से बनने हैं, इसमें से पैसा बचाया प्रॉफिट में से और हमने ये पैसा उसको दे दिया, ठीक है? इसके बाद है रीवैल्यूएशन रिजर्व। बच्चों पार्टनरशिप पढ़ी होगी आपने जिन बच्चों ने, तो आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, एडमिशन में बनाया है, रिटायरमेंट में बनाया है, सबको पता ही होगा। तो जो रीवैल्यूएशन रिजर्व है उसका मतलब ये होता है कि रीवैल्यूएशन प्रॉफिट पहले आता था, यहां पर देखो हर चीज सिस्टमैटिक होती है, थोड़ा सा कंपनीज है ना, तो यहां पर उसको रिजर्व कह देते हैं, है तो ये वही एसेट की वैल्यू रीवैल्यू हुई, लायबिलिटी की रीवैल्यू हुई, तो एसेट वो बन गई, ठीक है? इसके बाद है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग रिजर्व। ये मैं बताता हूं, कोई भी समझने वाली बात है। होता क्या है कि हम अपने एम्प्लॉइज को शेयर दे देते हैं मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू पे। बाजार में मेरे शेयर की कीमत है 500 रुपए, मैंने अपने एम्प्लॉय को शेयर दे दिया 300 रुपए, 200 रुपए का मुझे लॉस हो रहा है एक तरीके से, ठीक है ना? तो वो 200 रुपए के लिए भी मुझे रिजर्व बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? वो 200 रुपए के लिए मुझे भी रिजर्व बनाना पड़ेगा, ताकि वो 200 रुपए जो है वो जब वो उसको एक्सेस मान उसको उस राइट को एक्सेस कर लिया, तो मतलब नुकसान मुझे हुआ ना, तो नुकसान मेरा वो यहां से कम हो जाएगा, ठीक है? कि मैंने आज एम्प्लॉइज मेरे अच्छे हैं, उनको इसलिए देता हूं, तो कोई बात नहीं, लॉस भी झेलता हूं इस बारे में, ठीक है? तो ये वो वाला रिजर्व है। अदर रिजर्व में आ गए जनरल रिजर्व, ये वो बने होते हैं, आपकी बुक में लिखे भी हुए हैं, थोड़ा सा पढ़ सकते हो उन्हें, ठीक है? कि जो अदर रिजर्व है उसकी डिटेल आपको दे रखी है इसमें, कौन कौन से रिजर्व, जनरल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन है, कंटिजेंसी है। वर्कमैन कंपनसेशन क्या होता है, किसी को चोट लग जाएगी तो उसको आप पैसे दे दोगे, किसी एम्प्लॉई को अपने, उसके लिए रिजर्व बनाया हुआ है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन क्या है कि मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो डाउन हो जाए, मान लो मैंने किसी कंपनी में शेयर ले रखे हैं, लिए थे मैंने 100 रुपए का, शेयर रह गया 90 रुपीज का, तो वो लॉस कहां से कवर होगा, वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से होगा। पहले आपने पढ़ा भी है पार्टनरशिप में, ठीक है? और इसके बाद क्या है, जनरल रिजर्व, तो जनरल ही हो तो कहीं भी यूज कर लो, जनरल का नाम तो जनरल ही है, ठीक है? इसके बाद क्या है, सरप्लस इंक्रीमेंट। सरप्लस का मतलब बेटे प्रॉफिट, सरप्लस मतलब ज्यादा। P&L का मतलब सारे बच्चे अच्छे से समझो जिनको नहीं भी पता, इसमें दो नाम P&L की होते हैं, क्योंकि ये जो अकाउंट होता है ये दोनों बातें बताता है, प्रॉफिट के बारे में बताता है, लॉस के बारे में बताता है। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट के बारे में बताएगा, अगर लॉस होगा तो लॉस के बारे में बताएगा, इसलिए इसका नाम P&L होता है। सरप्लस वर्ड हमें इसलिए जोड़ना पड़ता है क्योंकि ये प्रॉफिट की बात कर रहा है कि कंपनी ने इस साल प्रॉफिट कमाया है, ठीक है? इसलिए सरप्लस है। अगर ये डेफिसिट होता है, लॉस होता है, तो ठीक है? तो ये सारी रिजर्व थे हमारी, ये हमारी शेयर थी। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स मैसेज कर दो, मैं नंबर ऊपर अपना दे ही दिया व्हाट्सएप वाला, मुझे मैसेज करो, जो पूछना है पूछो, बस।